मैं जैसे ही उठता हूँ वैसे ही फील होता है कि मेरी कलाई एक गोल्डन चेन से बंधी हुई है और उस चेन का दूसरा सिरा मेरे सामने सो रही मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड और ऑनर जैसी एटीट्यूड वाली तन्हा थियन से बंधा होता है, जिस पर मैं बिना एक सेकंड रुके तुरंत उसे खींचकर उठा देता हूँ। ए पागल औरत, ये क्या कर रही है तू? फिर से मेरे बेड पर चढ़कर सोने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? जिस पर तन्हा थियन बिल्कुल भी स्लीपी नहीं लगती है, बल्कि उसे जरा भी शौक नहीं होता। वो बस हल्का सा अपने लाल होंठ उठाकर मुझे ठंडी नजरों से देखती है। फिर मैं अपना बायां हाथ उठाकर गुस्से में बोलता हूँ, ये क्या है आखिर? जल्दी इसे खोल मेरे हाथ से। मैं वो गोल्डन चेन उसके सामने लहराता हूँ, जिस पर अचानक तन्हा थियन का मूड बदल जाता है। तुम फिर से वीएन डीएन के पास जाना चाहते हो ना? सपना देखना बंद करो। इस जिंदगी में तुम उससे दोबारा कभी नहीं मिल पाओगे। जिसे सुनकर मैं सिर खुजलाते हुए पूछता हूँ, कौन वीएन, कौन डीएन? वो है कौन आखिर? और मैं उसे ढूंढने क्यों जाऊंगा? इस बार तन्हा थियन खुद कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो जाती है, लेकिन अगले ही पल वो शायद मेरे पुराने ड्रामे याद कर लेती है, जिस पर वो चुप रहती है और मैं खुद आसपास का माहौल देखने लगता हूँ। एक बहुत बड़ा कमरा जहां हर चीज देखकर लगता है कि सब कुछ बेहद महंगा है। तभी तन्हा थियन ताना मारते हुए बोलती है, अब कौन सा नया ड्रामा शुरू करने वाले हो? फिर से फूलदान उठाकर मेरे सिर पर मारोगे या? लेकिन मैं उसकी बात पूरी तरह इग्नोर कर देता हूँ। फिर मैं पूरे कमरे को तेजी से देखता हूँ और मेरे दिमाग में ढेर सारे सवाल घूमने लगते हैं। ये जगह आखिर है कहाँ? तुम्हारा घर है क्या? लेकिन तुम्हारा घर तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। और मैं यहाँ कैसे आया? हम दोनों साथ में बंधे क्यों हैं? ऊपर से एक ही बेड पर क्यों सो रहे थे? तुमने मेरे साथ किया क्या है? और ये चेन, ये एलॉय है ना? असली सोना तो नहीं लगता। जिस पर वो मुझे घूरते हुए बोलती है, तुम्हें सच में नहीं पता ये जगह कहाँ है? ये वही घर है जो तुमने मुझसे छुपाकर खरीदा था, और ये मासूम बनने का नाटक मेरे सामने मत करो। तभी अचानक मुझे हवा में कुछ अजीब दिखाई देता है, एक ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट जो हवा में तैर रहा होता है। लो, आ गया फिर से मेमोरी लॉस वाला ड्रामा शुरू। बेचारी मैडम था, पता नहीं इस बार ये कितने दिन एक्टिंग करेगा। मैं बोल रही हूँ, एक दिन भी नहीं टिकेगा। फीमेल साइड कैरेक्टर अब सब समझ चुकी है। ये तीसरी बार यही ट्रिक यूज कर रहा है। इस बार मैडम तब बिल्कुल बेवकूफ नहीं बनने वाली। वैसे आज वीएन डीएनएम नजर नहीं आ रही क्या? उसे छोड़ो, फीमेल लीड में ऐसा खास है ही क्या? जरा अपनी वाइफ को भी देख लो, कितनी दुखी है बेचारी। अरे ये तो बहुत इनोसेंट बन रहा है। उन वर्ड्स का हर सेंटेंस मैं समझ पा रहा होता हूँ, लेकिन उन्हें जोड़ते ही मेरी रीढ़ तक ठंडी पड़ जाती है। ये क्या मजाक है? मैं दूसरी दुनिया में आ गया हूँ क्या? फिर मैं सामने बैठी तन्हा थियन को देखता हूँ। ये फीमेल साइड कैरेक्टर है। ये तो मेरी बचपन वाली दुश्मन है, वही लड़की जो बचपन से मुझे आंखों में चुभती थी। जिस पर वो फिर पूछती है, तुम कह रहे हो कि तुम्हें वीएन डीएन याद नहीं? तो फिर तुम्हें क्या याद है? लेकिन मैं उसके सवाल का जवाब देने के बजाय उल्टा पूछ बैठता हूँ, क्या मेरी शादी हो चुकी है और तुम मेरी वाइफ हो? ये कैसे पॉसिबल है? जिस पर तन्हा थियन ठंडी आवाज में बोलती है, क्यों थान, अगर तुम डिवोर्स लेने का सोच रहे हो तो भूल जाओ। मैं तुम्हें और वीएन दीम दीम को कभी साथ नहीं होने दूंगी, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं। जिसे सुनकर मैं शॉक्ड होकर बोलता हूँ, मैं अभी 20 का भी नहीं हुआ हूँ, शादी कैसे कर सकता हूँ मैं? जरूर फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए होंगे, ये शादी इलीगल है। जिस पर वो तुरंत पूछती है, तो अभी तुम्हारी उम्र कितनी है? 19 साल। ये सुनते ही तन्हा थियन पूरी तरह सन्न रह जाती है। उसका दिल जैसे एक पल के लिए रुक जाता है, लेकिन फिर वो खुद को संभाल लेती है। क्यों थान, मेरे पास तुम्हारे ड्रामे में टाइम वेस्ट करने का वक्त नहीं है। ये मेमोरी लॉस वाला एक्ट तुम कई बार कर चुके हो। तुम्हें बोरियत नहीं होती, लेकिन मुझे बहुत होती है। बस वीएन डीएन को ढूंढना बंद कर दो, वो तुमसे सच्चा प्यार नहीं करती। जिस पर मैं तुरंत बोलता हूँ, मुझे मेमोरी लॉस नहीं हुआ। कल ही तो मैंने स्पोर्ट्स फेस्टिवल में 800 मीटर रेस जीती थी। उसके बाद फर्स्ट प्राइज भी मिला था, और रेस के बाद मेरी तुमसे लड़ाई भी हुई थी। देखो, पैर में अभी भी चोट लगी है, लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है उसका मुझे कुछ भी याद नहीं। जैसे जैसे तन्हा थियन मेरी बातें सुनती है, उसका चेहरा और भी खराब होता जाता है। उसकी नजरें लगातार मुझ पर टिकी रहती हैं, क्योंकि कियो थान की मुलाकात वीएन दीम दीम से उसी इवेंट के बाद हुई थी। अगर उसे सच में मेमोरी लॉस हुआ है, तो उसका वीएन डीएन को ना पहचानना बिल्कुल लॉजिकल था। फिर वो धीरे से बोलती है, तुम 19 साल के नहीं हो, तुम अब 26 साल के हो चुके हो, और हमारी शादी को पूरे 4 साल हो गए हैं। जिसे सुनकर मैं तुरंत बोल पड़ता हूँ, मैं नहीं मानता, मैं अभी भी 19 साल का हूँ, और सबसे बड़ी बात, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? तुमने खुद कहा था कि दुनिया के सारे मर्द मर जाएं, तब भी तुम मुझे पसंद नहीं करोगी। जिस पर वो गहरी सांस लेकर बोलती है, आज के लिए मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन अगर पता चला कि तुम फिर से झूठ बोल रहे हो, तो अगली बार सिर्फ एक चेन से नहीं बांधूंगी। फिर मैं उस चेन को उत्सुकता से देखते हुए पूछता हूँ, नाथियन, ये चेन असली सोने की है या एलॉय? असली गोल्ड है, लेकिन 18 कैरेट, क्योंकि प्योर गोल्ड बहुत सॉफ्ट होता है। जिसे सुनकर मैं तुरंत बोलता हूँ, तो मतलब अलॉय ही हुआ ना? मैं तो बेवजह खुश हो गया था। मेरी बात सुनकर तन्हा थियन की आवाज थोड़ी नरम हो जाती है, तुम्हें जो चाहिए मुझसे बोल देना, मैं खरीद दूंगी। जिस पर मैं हैरानी से उसे देखता हूँ, तुम इतनी बदल गई? पहले तो पॉकेट मनी मांगना भी इम्पॉसिबल मिशन लगता था। तुम खुद बोलती थी कि तुम्हारे पैसे सिर्फ तुम्हारे हस्बैंड के लिए हैं। फिर वो धीरे से जवाब देती है, क्योंकि अब तुम ही मेरे हस्बैंड हो। जिसे सुनकर मैं और भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। आखिर मैंने तुमसे शादी कैसे कर ली? पागल तुम हुई थी या मैं? फिर तन्हा थियन बेड के पास से मैरिज सर्टिफिकेट निकालकर मेरी तरफ फेंक देती है, जिस पर बड़ा सा ऑफिशियल स्टैंप लगा होता है। मैं तारीख देखकर पूरी तरह शॉक हो जाता हूँ।
22 साल की उम्र में, मतलब ग्रेजुएशन के तुरंत बाद हमारी शादी हो गई थी। इसके बाद सुबह की धूप बड़े ग्लास विंडो से अंदर आती है। तान्हा थियन चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठी होती है। उसकी नजरें मेरी तरफ हल्के से उठती हैं। तभी मेड हुआंग सम्मान से बोलती है, मैडम ब्रेकफास्ट तैयार है। मैं जैसे ही टेबल पर रखा शानदार खाना देखता हूँ, मेरी आंखें चमक उठती हैं, जिस पर तान्हा थियन चुपचाप मेरे हर रिएक्शन को नोटिस करती रहती है। फिर मैं खाना खाते खाते किचन की तरफ जोर से चिल्लाता हूँ, मैड हुआंग आपकी कुकिंग स्किल तो कमाल की है। जिस पर मैड हुआंग किचन से मुस्कुराते हुए बाहर झांकती है। यंग मास्टर को पसंद आया, यही काफी है। पसंद है तो और खाइए, बहुत जबरदस्त है ये। मैं बोलते हुए एक और बन उठाकर मुंह में ठूंस लेता हूँ और फिर तान्हा थियन चुपचाप मुझे देखती रहती है, क्योंकि कियू थान के चेहरे पर ऐसी खुशी उसने शायद बहुत सालों बाद देखी थी। लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल घूम रहा होता है, क्या ये सब सच है या फिर ये भी सिर्फ एक एक्टिंग है। बस एक पल में उसकी आंखों में उमड़ती हुई वो हल्की सी नरमी फिर से बर्फ जैसी ठंडी परत के नीचे दब जाती है, क्योंकि अगर कियू थान ये सब सिर्फ उसका भरोसा जीतने के लिए कर रहा है ताकि बाद में फिर उसे छोड़कर वियन दीम दीम के पास चला जाए, तो इस बार वो बिल्कुल नहीं टूटेगी। जिस पर तान्हा थियन मन ही मन खुद से कहती है, मैं उसे एक मौका दूंगी, पहले इंतजार करूंगी, फिर ध्यान से सब ऑब्जर्व करूंगी। लेकिन ये सोच भी उसके दिल को किसी जहरीले सांप की तरह जकड़ने लगती है। फिर वो धीरे से अपना कॉफी कप नीचे रख देती है। अगर कियू थान फिर से मुझे धोखा देने की कोशिश करेगा तो बेसमेंट में रखा वो गोल्डन केज अभी भी खाली है और मुझे उसे उसके अंदर बंद करने में जरा भी दिक्कत नहीं होगी। उधर मैं आराम से खाना खा रहा होता हूँ, तभी अचानक पूछ बैठता हूँ, नाहा थियन मुझे याद क्यों नहीं कि तुम्हारा घर पहले इतना अमीर था। ये विला तो बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है। क्या ये सब तुमने खुद कमाया है? और इन सालों में आखिर तुमने कितना पैसा कमाया? जिसे सुनकर तान्हा थियन कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, क्योंकि पहले वाला कियू थान कभी उसके बिजनेस या उसकी प्रॉपर्टी में स्लाइटेस्ट इंटरेस्ट भी नहीं दिखाता था। उसके दिमाग में हमेशा सिर्फ वीएन डीएन डीएन रहती थी। वो सिर्फ उसी के बारे में सोचता, उसी की केयर करता और उसे खुश करने के लिए हर तरह की ट्रिक यूज करता था। फिर तान्हा थियन गहरी सांस लेकर जवाब देती है, इतना भी महंगा नहीं है, बस करीब 300 मिलियन युआन का है और मेरी टोटल प्रॉपर्टी शायद कुछ बिलियन युआन के आसपास होगी। 300 मिलियन सुनते ही मेरी आंखें पहले ही बड़ी हो चुकी होती हैं, लेकिन बिलियन सुनते ही ऐसा लगता है जैसे आंखें बाहर गिर जाएंगी। हे भगवान, मतलब तुम तो बहुत ज्यादा रिच हो। जिस पर मैं तुरंत चॉपस्टिक्स नीचे रख देता हूँ और बेहद सीरियस फेस बनाकर उसकी तरफ देखता हूँ। तुमने अभी कहा ना कि हम लीगली मैरिड हैं? जिस पर वो हल्का सा आईब्राउ उठाकर पूछती है, क्या तुम हस्बैंड वाइफ की जॉइंट प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहे हो? मैं तुरंत एक्साइटेड होकर बोलता हूँ, मतलब तुम्हारी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मेरा भी हुआ ना, तो मैं भी बिलियनियर बन गया। फिर अगले ही पल मैं मुस्कुराते हुए आगे झुकता हूँ, तो अभी सेलिब्रेट करें क्या? लेकिन यहाँ थोड़ा ऑकवर्ड नहीं होगा? क्यों ना बेडरूम में चलते हैं? आखिर मैं और तान्हा थियन हस्बैंड वाइफ हैं, थोड़ा इंटीमेसी हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी नुकसान तो मेरा कुछ होने वाला नहीं। मेरे चेहरे की वो चमकदार स्माइल देखकर तान्हा थियन फिर सोच में पड़ जाती है, क्योंकि मेरे चेहरे पर न कोई चालाकी थी न कोई डार्क इंटेंशन। जिस पर वो मन ही मन सोचती है, क्या उसे सच में मेमोरी लॉस हुआ है? क्योंकि पहले चाहे कियू थान कितनी भी एक्टिंग कर ले, उसकी आंखों में उसके लिए नफरत साफ दिखाई देती थी। नहीं, मुझे अभी और ऑब्जर्व करना होगा। फिर वो अचानक बोलती है, हमारे बीच प्रेनप एग्रीमेंट साइन हुआ था। जिसे सुनकर मैं कंफ्यूज होकर पूछता हूँ, प्रेनप? हाँ, अगर डिवोर्स हुआ तो तुम खाली हाथ जाओगे। ये सुनते ही मेरे चेहरे की सारी खुशी ऐसे गायब हो जाती है जैसे हवा निकल गया बन। ये तो बहुत बड़ा शौक है। तुमने मुझसे इतनी सावधानी बरती थी? तान्हा थियन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसी इंसान निकलोगी। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। जिस पर वो सीधा जवाब देती है, ये आइडिया तुम्हारा था। शादी से पहले तुमने खुद इंसाइट किया था। मैंने खुद कहा था। मैं पूरी तरह स्टनर्ड होकर बोलता हूँ, उस वक्त क्या मैं पागल था? कौन अपनी मर्जी से पैसा छोड़ता है? जिस पर तान्हा थियन की आंखों में हल्की उदासी उतर आती है, क्योंकि उस समय वाला कियू थान उससे शादी करना ही नहीं चाहता था। वो सिर्फ वियन दीम दीम से हर्ट होकर टूट चुका था, इसलिए मजबूरी में इस शादी के लिए राजी हुआ था। और वो प्रेनप एग्रीमेंट भी उसी ने इंसाइट करके साइन करवाया था। वो हमेशा यही याद दिलाता था कि दोनों सिर्फ नाम के हस्बैंड वाइफ हैं। फिर मैं दोबारा पूछता हूँ, आखिर हमारी शादी हुई कैसे? और ये वीएन डीएन डीएन आखिर किस फैमिली की लड़की है? जैसे ही मैं ये सवाल पूछता हूँ, वैसे ही वो फ्लोटिंग कमेंट्स फिर मेरी आंखों के सामने आ जाते हैं। कियू थान, तुम्हारी असली वाइफ तो वियन दीम दीम है। अरे छोड़ो भी, उसकी लीगल वाइफ तो साफ साफ तान्हा थियन है। ना थियन और कियू थान परफेक्ट कपल हैं। तुम लोग फीमेल विलन को लीड बनाना क्यों चाहते हो? चीटिंग करने वाली औरत हीरोइन बनने लायक नहीं होती। बस वेट करो, हीरो को सब याद आते ही वो हीरोइन के पास लौट जाएगा। तुम लोग ऑफिशियल सीपी को डिस्टर्ब करना बंद करो। इन कंफ्यूजिंग कमेंट्स को देखकर मैं धीरे धीरे अपनी हालत समझने लगता हूँ। शायद मैं इस कहानी का ऑब्सेस्ड मेल लीड हूँ। तान्हा थियन विलन साइड कैरेक्टर है और वीएन डीएनएम वो हीरोइन जिसने मुझे पूरी तरह पागल बना दिया। लेकिन मैं सोचने लगता हूँ, आखिर वो वीएन डीएम दिखती कैसी है जो मैं उसके लिए जान देने तक तैयार हो गया? उधर तान्हा थियन काफी देर तक चुप खड़ी रहती है, फिर आखिरकार धीरे से बोलती है, वीएन डीएन तुम्हारा फर्स्ट लव है। उसके लिए तुमने मुझे काउंटलेस बार धोखा दिया, झूठ बोला और हर तरह की चाल चली। जिसे सुनकर मैं अपना सिर पकड़ लेता हूँ। हे भगवान, मैंने आखिर वो स्टूपिड प्रेनप क्यों साइन किया था? मैं कितना बड़ा बेवकूफ था। मुझे खुद को कोसते देखकर तान्हा थियन थोड़ा
घबरा जाती है, क्योंकि सुबह उठते ही मेमोरी लॉस और अब खुद को गालियां देना, ये सब बहुत अबनॉर्मल लग रहा था। फिर वो चिंता से पूछती है, क्या मैं फैमिली डॉक्टर को बुलाऊं? जिस पर मैं तुरंत हाथ हिलाकर मना कर देता हूँ, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तान हाथियन मेरी हर छोटी हरकत को ध्यान से नोटिस कर रही होती है। ये सब बहुत अजीब है, आज उसका हर एक्शन अलग क्यों लग रहा है? फिर उसके मन में शक और बढ़ने लगता है। क्या उसने सीक्रेटली फिर से VNDN से कांटेक्ट किया है? क्या उस औरत ने फिर उसके दिमाग में कुछ भर दिया? कहीं ये पूरा मेमोरी लॉस वाला ड्रामा कोई केयरफुली प्लान्ड स्कीम तो नहीं? लेकिन साथ ही उसे ऐसा भी लग रहा था जैसे समय पीछे लौट आया हो, जैसे वो पुराना कियो थान वापस आ गया हो, जो अभी वियन दीम दीम के प्यार में अंधा नहीं हुआ था। जिस पर उसकी आंखें धीरे धीरे और ठंडी होती जाती हैं और उसके दिल का शक किसी जंगली बेल की तरह बढ़ता ही जाता है। इसके बाद ब्रेकफास्ट खत्म होता है। तान हाथियन कंपनी के काम की वजह से कोट पहनकर ऑफिस जाने लगती है। उधर मैं अभी भी मुंह में बंद दबाए बैठा होता हूँ। जैसे ही उसे बैग लेकर बाहर जाते देखता हूँ, वैसे ही जल्दी से उसके पीछे भागता हूँ। फिर मैं उसके पीछे पीछे चलते हुए पूछता हूँ, तुम कहाँ जा रही हो? जिस पर वो मुड़कर जवाब देती है, ऑफिस, काम पर जा रही हूँ। और मैं सिर खुजलाते हुए ऑकवर्ड स्माइल देता हूँ। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था। जिस पर मैं तुरंत पूछ बैठता हूँ, तो फिर मेरा क्या? मैं किस कंपनी में काम करता हूँ? लेकिन तान हाथियन बिना एक्सप्रेशन बदले सीधा जवाब देती है, तुम्हें घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं है। जिसे सुनकर मैं हैरानी से उसकी तरफ देखता हूँ। क्या? लेकिन क्यों? फिर वो ठंडी नजरों से मुझे घूरते हुए बोलती है, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि तुम कोई नया ड्रामा कर रहे हो। मेरे सामने तुम्हारी क्रेडिबिलिटी बहुत पहले खत्म हो चुकी है। जिस पर मैं तुरंत सफाई देने लगता हूँ, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे पिछले 6 सालों की कोई याद नहीं है। यहाँ तक कि उस VNDNMDNM नाम की लड़की का चेहरा तक याद नहीं। इस हालत में मैं आखिर कर ही क्या सकता हूँ? फिर तन्हा थियन धीमी लेकिन सख्त आवाज में बोलती है, अगर सच में सब भूल चुके हो तो चुपचाप घर में रहो, बाहर जाने की बिल्कुल कोशिश मत करना, और भागने का तो सोचना भी मत। पूरे घर में सिक्योरिटी गार्ड्स लगे हुए हैं। उसकी आंखों में अभी भी पूरा शक भरा होता है। फिर वो अचानक हाथ आगे बढ़ाकर बोलती है, फोन दो। जिस पर मैं तुरंत प्रोटेस्ट करता हूँ, अरे मैंने हाउस अरेस्ट मान लिया ना, कम से कम थोड़ा एंटरटेनमेंट तो रहने दो। फिर वो जवाब देती है, थोड़ी देर में तुम्हें नया फोन मिल जाएगा। ये सुनते ही मैं खुश होकर हाथ से ओके साइन बना देता हूँ। इसके बाद तन्हा थियन जैसे ही बाहर निकलती है, वैसे ही मुड़कर गार्ड्स को ठंडी आवाज में ऑर्डर देती है, इन पर कड़ी नजर रखो, इन्हें कहीं बाहर मत जाने देना और किसी से कांटेक्ट भी नहीं करने देना, खासकर VNDNDN से तो बिल्कुल नहीं। जिस पर सारे गार्ड्स एक साथ जवाब देते हैं, जी मैडम। था उधर तन्हा थियन की असिस्टेंट उसके साथ साथ चलते हुए जल्दी जल्दी आज का पूरा शेड्यूल बताने लगती है। मैडम था, ये आज रात की बिडिंग मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रोजेक्ट के लिए था ग्रुप और कई बड़े बिजनेस ग्रुप्स के बीच कड़ी कंपटीशन चल रही है। असिस्टेंट शायद सुबह वाली मेरी हरकतों के बारे में सुन चुकी थी, इसलिए उसके चेहरे पर साफ चिंता दिखाई दे रही थी, क्योंकि पहले भी हर बार जब मैं कोई ड्रामा करता था, उसके पीछे असली मकसद VN ग्रुप की मदद करना होता था। हालांकि VN ग्रुप के सामने सिर्फ ताई ग्रुप ही कॉम्पिटिटर नहीं था, लेकिन सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल जरूर था ग्रुप ही था। असिस्टेंट काफी देर तक सोचने के बाद आखिर हिम्मत करके बोलती है, मैडम था, अगर सर फिर से एक्टिंग कर रहे हो तो? जिस पर तन्हा थियन बिना कुछ बोले उसकी तरफ देखती रहती है और असिस्टेंट जल्दी से आगे बोल पड़ती है, अगर वो जानबूझकर मेमोरी लॉस का नाटक कर रहे हो ताकि आप केयरलेस हो जाएं और फिर टुनाइट की बिडिंग में VN ग्रुप को फायदा पहुंचा दें। फिर वो और भी सीरियस होकर बोलती है, सर पहले भी कई बार तक ग्रुप के इंपॉर्टेंट डील्स खराब कर चुके हैं, लेकिन आपने हमेशा उन्हें माफ किया। चाहे कंपनी को कितना भी लॉस हुआ हो, चाहे शेयर होल्डर्स कितनी भी क्रिटिसिज्म करें, आपने डिवोर्स लेने से हमेशा मना कर दिया। जिस पर फ्लोटिंग कमेंट्स फिर हवा में तैरने लगते हैं, ये हीरो सच में अंधा है क्या? इतनी परफेक्ट रिच वाइफ छोड़कर उस ग्रीन टी बिच के पीछे पड़ा है। सच में मैं होती तो ऐसे आदमी को कब का बाहर फेंक देती। मैडम तो जैसी ब्यूटीफुल और सक्सेसफुल वाइफ होने के बाद भी उस चीटिंग वाली हीरोइन के पीछे भाग रहा है। मुझे तो देखते ही गुस्सा आने लगता है, लेकिन तन्हा थियन बिल्कुल काम रहती है। फिर वो असिस्टेंट से कहती है, अगर वैसा कुछ भी हुआ जैसा तुम सोच रही हो तो तुरंत बैकअप प्लान शुरू कर देना, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार प्रोजेक्ट हमारे हाथ से नहीं निकलना चाहिए। जिस पर असिस्टेंट तुरंत सिर झुकाकर जवाब देती है, जी मैडम था। उधर मैं घर में आराम से पड़ा होता हूँ। खाना खाकर पूरा पेट भर चुका था, इसलिए सीधे बेड पर फैल जाता हूँ। और सच कहूं तो ये बेड बहुत ज्यादा लग्जूरियस था। सिल्क की बेडशीट इतनी स्मूथ थी कि हाथ फिसल जाए। मैट्रेस इतना सॉफ्ट था कि लगता था बादलों पर लेटा हूँ। ऊपर से स्मार्ट बेड भी था जो खुद पोजीशन एडजस्ट कर रहा था, जिस पर मैं आराम से करवट बदलते हुए सोचता हूँ, ऐसे बेड पर तो जिंदगी भर पड़ा रह सकता हूँ, बाहर जाने की जरूरत ही क्या है। फिर मैं पुरानी बातें याद करने लगता हूँ। पहले क्यू फैमिली और द फैमिली बस अच्छी खासी रिच फैमिलीज थी, महंगी चीजें खरीद सकते थे, लेकिन इतना जायंट विला खरीदना इम्पॉसिबल था। जिस पर मैं और कंफ्यूज्ड हो जाता हूँ, आखिर तन्हा थियन इतनी अमीर बनी कैसे? फिर मेरी नजर उन फ्लोटिंग कमेंट्स पर जाती है जो अभी भी हवा में तैर रहे थे, लेकिन उनमें ज्यादातर रैंडम बकवास ही होती है, कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। जिस पर मैं बोर्ड होकर उन्हें इग्नोर कर देता हूँ और नया फोन लेकर इंटरनेट स्क्रॉल करने लगता हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक एक मैसेज पॉपअप होता है, क्यूथन, टुनाइट वाला प्रोजेक्ट मेरी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें मैंने किसी भी तरह तन्हा थियन को रोकना होगा। जैसे ही ग्रुप बाहर हो जाएगा हम शादी कर लेंगे। ये मैसेज पढ़कर मैं अभी सिर खुजला ही रहा होता हूँ कि तभी फ्लोटिंग कमेंट्स
फिर सामने आ जाते हैं। वाह, हीरोइन अभी भी शेमलेस होकर हीरो को मैनिपुलेट कर रही है। 100% हीरो फिर से उसकी बात मान जाएगा। अरे नहीं, अभी हीरो को मेमोरी लॉस हुआ है ना, शायद अब उसे वो ग्रीन टी वुमन याद भी ना हो। रुको, मेमोरी लॉस अभी कंफर्म नहीं हुआ है, कहीं ये फिर से ट्रिक ना हो। टुनाइट वाला प्रोजेक्ट बहुत डेंजरस है, जो जीतेगा वो मार्केट में बहुत आगे निकल जाएगा। प्लीज हीरो, इस बार स्टूपिडिटी मत करना। इन कमेंट्स को देखकर आखिर मुझे पूरी बात समझ आने लगती है। तो ये मैसेज भेजने वाली वही ग्रीन टी हीरोइन VN है, जिस पर मैं तुरंत डिस्गास्टेड फेस बनाकर करवट बदल लेता हूँ और फोन साइड में रख देता हूँ। करीब 10 मिनट गुजर जाते हैं, लेकिन मैं रिप्लाई नहीं करता। उधर VN को कुछ गड़बड़ लगने लगता है। फिर वो लगातार स्वीट मैसेजेस भेजकर मुझे ल्योर करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन मैं इतना इरिटेट हो जाता हूँ कि सीधा उसका नंबर ब्लैकलिस्ट में डाल देता हूँ, जिस पर VN पूरी तरह शॉक्ड रह जाती है। क्या उसने मुझे ब्लॉक कर दिया? फिर वो बेचैन होकर सोचने लगती है, क्या मैंने हाल में उसे इग्नोर ज्यादा कर दिया? इसके बाद वो तुरंत दूसरा अकाउंट यूज करके फिर से मैसेजेस भेजने लगती है, और इस बार उसके सारे मैसेजेस में वही फेक स्वीटनेस और ग्रीन टी वाली स्मेल भरी हुई होती है। लगभग सारी बातें यही थीं कि वो खुद को इनोसेंट साबित करना चाहती थी। उसके और बाकी मर्दों के बीच जो भी रिलेशनशिप थे, वो सब सिर्फ बिजनेस पार्टनरशिप थी। उसके दिल में अगर कोई था तो सिर्फ मैं। वो इतना पैसा भी सिर्फ इसलिए कमा रही थी ताकि मुझसे शादी कर सके। यहाँ तक कि आज रात वाले प्रोजेक्ट को छीनने की उसकी प्लानिंग भी सिर्फ हमारे फ्यूचर के लिए थी, जिस पर मैं तुरंत उसे रिप्लाई करता हूँ, पहले 5 मिलियन ट्रांसफर करो, फिर देखेंगे तुम्हारी फीलिंग्स कितनी रियल हैं। बस इतना सुनते ही VN तुरंत अपना रंग बदल देती है। तुम बदल गए हो क्यूथान, पहले तुम इतने प्रैक्टिकल इंसान नहीं थे। तुम बहुत प्योर, इनोसेंट और काइंड हुआ करते थे, बिल्कुल साफ क्रिस्टल जैसे। जरूर तुम तन्हाथियन के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगे हो, उसी ने तुम्हें खराब किया है। तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। मैं इतनी मेहनत सिर्फ हमारे फ्यूचर के लिए कर रही हूँ, फिर भी तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे? जिसे सुनकर मैं माथा सिकोड़कर गहरी सोच में पड़ जाता हूँ। क्या मैं सच में इतना बड़ा बेवकूफ था जो ऐसी औरत को पसंद करता था? फिर मैं खुद से ही बड़बड़ाने लगता हूँ, मैं आखिर दूसरी दुनिया में आया हूँ या सच में मेमोरी लॉस हुआ है? लेकिन चाहे जो भी हो, मैं इतना गिरा हुआ टेस्ट तो नहीं रख सकता। इसके बाद मेरा उससे बहस करने का भी मन नहीं करता। मैं सीधा उसका दूसरा नंबर भी ब्लैकलिस्ट में डाल देता हूँ और फिर आराम से फोन लेकर अपनी पुरानी फोटोज देखने लगता हूँ। उधर VN को पूरा भरोसा होता है कि उसने सारे ट्रेसेस मिटा दिए हैं, लेकिन तभी अचानक मैड वॉन्ग घबराई हुई तन्हाथियन को कॉल करती है। तन्हाथियन अभी हेलो तक नहीं बोल पाती, उससे पहले ही उधर से पैनिक भरी आवाज आती है, मैडम, यंग मास्टर लगातार उल्टियां कर रहे हैं, वो पेट पकड़कर दर्द से तड़प रहे हैं, अभी तो जमीन पर लौट रहे हैं। ये सुनते ही तन्हाथियन का चेहरा इंस्टेंटली बदल जाता है। फैमिली डॉक्टर कहाँ है? मैड वॉन्ग तुरंत जवाब देती है, मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया है, वो रास्ते में है। यंग मास्टर एम्बुलेंस बुलाना चाहते थे, लेकिन गार्ड्स ने मना कर दिया। उन्होंने कहा आपकी परमिशन चाहिए। जिसे सुनते ही तन्हाथियन गुस्से में ऑलमोस्ट चिल्ला पड़ती है, उन इडियट्स से कहो अभी तुरंत एम्बुलेंस बुलाएं, अगर क्यू थान को कुछ हुआ तो सबको निकाल दूंगी। ये सुनते ही गार्ड्स 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करते और तुरंत इमरजेंसी नंबर डायल कर देते हैं। उधर तन्हाथियन तुरंत ड्राइवर को कार मोड़ने का ऑर्डर देती है, जिस पर उसकी असिस्टेंट जल्दी से बोलती है, मैडम ता बिडिंग कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। लेकिन तन्हाथियन बिना हिचक जवाब देती है, मैं समझती हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन मेरे लिए क्यू थान हमेशा सबसे ऊपर रहेगा। चाहे उसने मुझे कितनी बार धोखा दिया हो, अगली बार भी मैं उसी पर भरोसा करूंगी। वो मुझे 100 बार हर्ट कर सकता है, लेकिन मैं उसे एक बार भी अकेला नहीं छोड़ सकती। फिर वो धीरे लेकिन भारी आवाज में बोलती है, मुझे इतनी मुश्किल से वो मिला है, मैं उसे खो नहीं सकती। जिसे सुनकर उसकी असिस्टेंट चू चू कुछ कहना चाहती है, लेकिन आखिर में चुप रह जाती है। इसके बाद वो ब्लैक लग्जरी कार बेडिंग हॉल की तरफ जाने के बजाय सीधे ता फैमिली विला की तरफ तेज रफ्तार से दौड़ पड़ती है। कार के अंदर तन्हाथियन गहरी सांस लेकर खुद से बड़बड़ाती है, मैंने ये पॉसिबिलिटी पहले भी सोची थी, हो सकता है ये फिर कोई केयरफुली प्लान्ड एक्सीडेंट हो, टाइमिंग भी सस्पिशियस है, शायद वो मुझे बिडिंग में जाने से रोकना चाहता है। फिर वो अपनी मुट्ठियां भींच लेती है, लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकती, मैं उसे गैम्बल की तरह यूज नहीं कर सकती। चाहे वोल्फ इज कमिंग वाली कहानी 100 बार दोहराई जाए, 101वीं बार भी मैं उसी की तरफ भागूंगी। तभी उसका फोन वाइब्रेट करता है, मेड वांग का मैसेज आया होता है, एम्बुलेंस आ गई है, यंग मास्टर को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। जिस पर असिस्टेंट चू चू तेजी से लैपटॉप पर बिडिंग पोस्टपोन करने की फॉर्मेलिटीज हैंडल करने लगती है। उधर तन्हाथियन लगातार खिड़की के बाहर देखती रहती है। कुछ देर बाद कार हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट के सामने रुकती है, जिस पर तन्हाथियन ऑलमोस्ट भागते हुए बाहर निकलती है। इमरजेंसी रूम के बाहर मेड वांग और गार्ड्स बेचैनी से खड़े होते हैं। जैसे ही वो उसे देखते हैं, मेड वांग की आवाज कांपने लगती है, मैडम, तन्हाथियन घबराकर पूछती है, क्यू थान कहाँ ना है? डॉक्टर अंदर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जिस पर वो तुरंत इमरजेंसी रूम के दरवाजे तक पहुंचती है। छोटे ग्लास विंडो से अंदर सिर्फ डॉक्टर्स की भागदौड़ दिखाई दे रही होती है। फिर वो अपनी मुट्ठियां कस लेती है, खुद को काम करने की कोशिश करती है और अगले ही पल गार्ड्स की तरफ मुड़कर ठंडी आवाज में पूछती है, अभी एम्बुलेंस बुलाने से किसने रोका था? उसकी आवाज ज्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन इतनी ठंडी थी कि सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर एक बल्कि गार्ड डरते हुए आगे आता है, मैडम, आपने पहले ऑर्डर दिया था कि अगर यंग मास्टर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट यूज करें या बाहर जाना चाहें
तो पहले आपकी परमिशन लेनी होगी, लेकिन वो उसकी बात बीच में ही काट देती है। मैंने तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करने के लिए रखा था, न कि दर्द से तड़पते हुए देखने के लिए। उसकी आंखों में गुस्सा साफ जल रहा होता है। अगर उसे कुछ हो जाता तो क्या तुम सबकी जान उसकी बराबरी कर पाती? जिसे सुनकर सारे गार्ड्स डर के मारे चुप हो जाते हैं। कोई एक शब्द तक नहीं बोल पाता। तभी इमरजेंसी रूम का दरवाजा खुलता है और एक डॉक्टर बाहर आता है, जिस पर तन्हा थियन तुरंत उसके पास पहुंचकर पूछती है, डॉक्टर मेरे हस्बैंड कैसे हैं? डॉक्टर तुरंत जवाब देता है, पेशेंट को एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस हुआ है। उनका शरीर पहले से काफी कमजोर है। शायद वो नॉर्मली ठीक से खाना नहीं खाते, लेकिन आज अचानक बहुत ज्यादा फूड खा लिया, जिससे स्टमक ओवरलोड हो गया। खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ और सीवियर क्रैम्प्स के साथ वॉमिटिंग शुरू हो गई। हमने मेडिसिन दे दी है, अभी हालत स्टेबल है और वो ड्रीप पर है। ज्यादा चिंता की बात नहीं है। ये सुनते ही तन्हा थियन का दिल जैसे जोर से धड़क उठता है। उसके पूरे शरीर की ताकत अचानक निकल जाती है, लेकिन साथ ही उसके अंदर अजीब सी राहत फैल जाती है। फिर वो लंबी सांस छोड़ते हुए धीरे से बोलती है, थैंक यू डॉक्टर, क्या मैं अब उनसे मिल सकती हूँ? जिस पर डॉक्टर सिर हिलाता है, मिल सकती हैं, लेकिन पेशेंट को रेस्ट चाहिए, इसलिए धीरे बात कीजिएगा। तन्हा थियन हल्के से सिर हिलाती है, फिर धीरे से रूम का दरवाजा खोलकर अंदर जाती है और अंदर हॉस्पिटल बेड पर मैं आंखें बंद किए पड़ा होता हूँ। मेरा चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था, जैसे शरीर से सारा खून ही निकल गया हो। मेरे हाथ की पीठ पर अभी भी ड्रिप की नीडल लगी होती है। पारदर्शी लिक्विड की बूंदें धीरे धीरे एक एक करके नीचे गिर रही होती हैं। तभी पास आती हुई कदमों की आवाज सुनकर मैं हल्का सा पलकें झपकाता हूँ, जिस पर मैं धीरे धीरे आंखें खोलता हूँ और सामने उसे देखता हूँ। वो तन्हा थियन होती है। उसी पल मेरी आंखों में एक बेहद कॉम्प्लिकेटेड इमोशन चमकता है, जैसे मैं हैरान भी हूँ और साथ ही कुछ सोच भी रहा हूँ। लेकिन अगले ही पल मैं फिर से वही कमजोर और बेबस वाला एक्सप्रेशन ओढ़ लेता हूँ। क्या टोंग की कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग नहीं चल रही थी? मेरी आवाज भारी और बैठी हुई सुनाई देती है, जिस पर तन्हा थियन की आंखों में एक अजीब सी चमक उभरती है। फिर वो ठंडी आवाज में पूछती है, तुम्हें ये बात कैसे पता? जिस पर दानमाकू तैरने लगते हैं। ओहो, फीमेल लीड को शक होना शुरू हो गया है। मेल लीड तो जानबूझकर एक्टिंग कर रहा है ताकि उसे बिडिंग कॉन्फ्रेंस से रोका जा सके। चिंता मत करो, फीमेल लीड इतनी आसान नहीं है। चाहे वो ना भी जाए, उसके एम्प्लॉयज भी कोई मामूली लोग नहीं है। देखो देखो, मेल लीड बस छींक मारकर आंखों में आंसू लाता है और फीमेल लीड तुरंत भागती हुई चली आती है। सपोर्ट करो फीमेल लीड को, मेल लीड को सीधा कैद कर लेना चाहिए। वाह, इम्प्रिजनमेंट आर्क आने वाला है क्या? असल में मैं तो सब सच तन्हा थियन को बताने का सोच रहा होता हूँ, क्योंकि मेरी मौजूदा यादों में वही इंसान होती है जिसके साथ मैं सबसे ज्यादा फेमिलियर फील करता हूँ। आज मेरे फोन पर एक अजीब मैसेज आया था। उसमें लिखा था कि मुझे हर हाल में तुम्हें रोकना है, तुम्हें उस इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस में जाने नहीं देना है। नाथियन, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। मुझे सच में मेमोरी लॉस हुआ है। चाहे पहले हमारे बीच कितने भी झगड़े हुए हों, लेकिन मैं कभी भी किसी आउटसाइडर के साथ मिलकर अपनी वाइफ के खिलाफ नहीं जाता। और अब तो मुझे ये भी याद नहीं कि मैसेज भेजने वाला कौन था। फिर भी अगर मैं उसे जानता भी होता, तब भी मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूं कि तुम्हारा करियर बर्बाद करने लगूं। जिस पर तन्हा थियन शायद मेरी बातों से थोड़ी पिघल जाती है। उसकी आंखें धीरे धीरे नरम पड़ने लगती हैं। फिर वो हाथ बढ़ाकर मेरा फोन लेने की कोशिश करती है ताकि खुद चेक कर सके। अगर पहले वाला मैं होता तो शायद घबराकर फोन छिपा लेता, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल काम रहता हूँ। मैं फोन अनलॉक करके सीधे उसके हाथ में दे देता हूँ, जिसके बाद उसकी नजर तुरंत वीएन डीएन के ढेर सारे मैसेजेस पर पड़ती है। साथ में बेहिसाब चीजी और फ्लर्ट भरे वर्ड्स भी दिखाई देते हैं। यह देखकर तन्हा थियन की आंखें तुरंत अंधेरी पड़ जाती हैं, लेकिन जब वो सारे मैसेजेस पूरा पढ़ती है, तब उसे पता चलता है कि जैसा मैंने कहा था, मैंने सच में कभी उस लड़की की मदद करने का प्रॉमिस नहीं किया था। तुम्हारा हॉस्पिटल में एडमिट होना बस एक एक्सीडेंट था। क्या तुम्हें नहीं लगता कि 26 साल वाला तुम बहुत कमजोर और दुबला पतला है? इसलिए मैं बस थोड़ा ज्यादा खाना खाकर बॉडी बनाना चाहता था। किसे पता था कि मेरा स्टमक इतना कमजोर निकलेगा। काफी लंबे समय बाद तन्हा थियन मुझे फिर से ऐसे उससे चिपककर बातें करते हुए देखती है। मैं लगातार बोलता ही जा रहा होता हूँ, बिल्कुल किसी बच्चे की तरह, जैसे मेरे पास ढेर सारी छोटी छोटी बातें हों जिन्हें मैं सबकी सब उसे सुनाना चाहता हूँ। जिस पर उसे धीरे धीरे लगने लगता है कि शायद मैं सच में उस ग्रीन टी बिच वीएन को पूरी तरह भूल चुका हूँ। उसकी आंखों में अब सिर्फ मेरी परछाई बची होती है। तन्हा थियन हॉस्पिटल में रुककर मेरी ड्रिप का ध्यान रखती है। बाहर खिड़की के उस पार कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता। कॉरिडोर में बीच बीच में नर्सेस की हील्स की खटखट गूंजती रहती है और ड्रिप की बूंदें लगातार रिदम में नीचे गिरती रहती हैं, जैसे वक्त के बहाव को माप रही हों। मैं बेड पर टिककर बैठा होता हूँ। चेहरा अभी भी थोड़ा पीला और कमजोर दिखता है, लेकिन मेरी आंखें असामान्य रूप से चमक रही होती हैं, जैसे मैं धुंध के पीछे छिपी अपनी खोई हुई मेमोरीज को डेस्परेटली वापस पकड़ना चाहता हूँ। मैं लगातार सवाल पूछता रहता हूँ। सारे सवाल उन 6 सालों से जुड़े होते हैं जिन्हें मैं पूरी तरह भूल चुका हूँ। शुरुआत में तन्हा थियन बस छोटे छोटे जवाब देती है। कई बार तो वो जानबूझकर टॉपिक बदलने की कोशिश भी करती है, क्योंकि उसके लिए वो 6 साल किसी नाइटमेयर से कम नहीं थे। वो साल जब उसे बार बार अपने शब्द निगलने पड़े। वो साल जब उसे मजबूरी में मुझे दूसरी लड़की के पीछे भागते देखना पड़ा। जेलसी, ग्रीवेंस और हेल्पलेसनेस का वो एहसास उसकी हड्डियों तक में धंसा हुआ था। उन 6 सालों में
हमारे बीच सिर्फ डार्कनेस और सफोकेशन बची हुई थी, इसलिए वो पुरानी बातों को बिल्कुल याद नहीं करना चाहती थी। लेकिन हर बार जब वो चुप होने की कोशिश करती, उसकी नजर मेरी आंखों से टकरा जाती। मेरी आंखों में को अब अतीत के लिए कोई ऑब्सेशन या रिग्रेट नहीं बचा होता। वहां सिर्फ प्योर क्यूरियोसिटी दिखाई देती है, बिल्कुल शांत ऑटम स्ट्रीम की तरह साफ और ट्रांसपेरेंट, जिस पर तन्हाथियन धीरे धीरे अपनी बनाई हुई कठोर दीवार गिराने लगती है। और फिर वो कड़वी मेमोरीज भी आखिरकार मेरे सामने धीरे धीरे खुलने लगती हैं। तो वो वीएन डीएन डीएन आखिर तुमसे मिली कैसे थी? तान्याथियन धीरे से हाथ वापस खींचती है, लेकिन उसकी उंगलियां अनजाने में बेड की मेटल रेलिंग पर रगड़ती रहती हैं। ठंडी मेटल की चिल उसकी फिंगर टिप से गुजरती रहती है। उसकी आवाज बिल्कुल स्टेडी सुनाई देती है, इतनी स्टेडी कि कोई भी उसके इमोशन समझ नहीं सकता। लेकिन अंदर ही अंदर सालों से दबा जेलसी का ज्वालामुखी फिर से भड़कने लगता है। वीएन डीएम डीएम हमारी यूनिवर्सिटी की रिसर्च स्टूडेंट थी। उस समय तुम्हारे एंकल में स्ट्रेन आया था, तब मैं तुम्हें खुद उठाकर स्कूल इन्फर्मरी तक लेकर गई थी। यह कहते हुए वो अचानक रुक जाती है, जैसे उसे आज भी साफ याद हो कि उस दिन मेरा पूरा वजन उसकी पतली पीठ पर था। उसके बाद ड्रेसिंग बदलवाने और चेकअप के लिए भी हमेशा मैं ही तुम्हें में लेकर जाती थी। लेकिन आखिरी बार चेकअप के दिन तुम्हारा पैर लगभग ठीक हो चुका था। तुम्हें नॉर्मली चलते देखकर मुझे लगा कि अब कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। उसी दिन मुझे अचानक एक जरूरी काम आ गया, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाई। जिस पर आयरन ये होती है कि ठीक उसी दिन तुम्हारी मुलाकात उससे हुई। बस एक बार, सिर्फ एक बार मैं तुम्हारे पास नहीं रही, लेकिन उसी एक गलती ने मेरी हजारों बार की केयर और डेडिकेशन को पूरी तरह हरा दिया। जो इंसान हमेशा मेरे पास रहकर मेरा ख्याल रखती थी, आखिर वो भी उस घटिया डेस्टिनी के खेल को नहीं हरा पाई। बस एक छोटी सी गलती, एक मामूली सी चूक, और उसी ने मुझे किसी दूसरे के प्यार में धकेल दिया। आज तक जब भी वो बात याद आती है, ऐसा लगता है जैसे दिल के सबसे कमजोर हिस्से में कोई छोटा सा कांटा अब भी चुभा हुआ है। फिर उसके बाद क्या हुआ? मैं बड़े इनोसेंट तरीके से पूछता हूँ, जैसे किसी और की कहानी सुन रहा हूँ, जिसका मुझसे कोई लेना देना ही ना हो। जिस पर तन्हाथियन धीमी आवाज में आगे बोलती है, उस दिन के बाद तुमने बातें छिपानी शुरू कर दी थीं। हर वक्त किसी न किसी से चोरी छिपे मैसेज करते रहते थे, हमेशा खोए खोए से रहते थे। और उस समय मैं प्रोजेक्ट के फाइनल स्टेज में इतनी बिजी थी कि खाने पीने और सोने तक का होश नहीं रहता था। दिन रात सब उल्टा पुल्टा हो चुका था। लेकिन जैसे ही मुझे थोड़ा टाइम मिला और मैं तुम्हें ढूंढने आई, तुम अचानक मेरे सामने आकर बोले कि तुम वीएन डीएन डीएन को प्रपोज करने वाले हो। जिसके बाद कमरे में अचानक सन्नाटा छा जाता है, सिर्फ मेडिकल मशीन्स की हल्की भनभनाहट सुनाई देती रहती है। तो फिर आखिर हमारी शादी कैसे हुई? मैं भौहें सिकोड़ते हुए कंफ्यूजन भरे चेहरे के साथ सीधा सबसे जरूरी सवाल पूछ बैठता हूँ। यही वो सवाल होता है जो सुबह आंख खुलने के बाद से लगातार मेरे दिमाग में घूम रहा था। जिस पर तन्हाथियन धीरे से जवाब देती है, बाद में तुम्हें मैं पता चला कि वीएन डीएन डीएन सिर्फ तुम्हारे साथ ही फ्लर्ट नहीं कर रही थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उसके फैमिली ने पहले से ही उसके लिए एक फियांसे तय कर रखा था। तुम्हें इतना गुस्सा आया कि सीधे मेरे पास आकर फ्लैश मैरिज की बात करने लगे। उस वक्त तुम्हारी हालत बिल्कुल बिल्कुल किसी छोड़े हुए पप्पी जैसी थी, और मैं उस समय बस तुम पर तरस खाकर मान गई थी। लेकिन तन्हाथियन झूठ बोल रही होती है। सच तो ये था कि वो हमेशा से मुझे सीक्रेटली चाहती थी, बस कभी पा नहीं सकी। और तभी अचानक मैं खुद उसके सामने एक गोल्डन चांस बनकर आ गया था। रुको जरा, मैं शॉक्ड होकर सीधा उठकर बैठ जाता हूँ। भूख और गुस्से की वजह से मेरी आवाज तक कांपने लगती है। इसी बीच तेज मूवमेंट की वजह से हाथ में लगी नीडल भी हल्की बाहर खिसक जाती है। तो इसका मतलब मैं किसी और का बॉयफ्रेंड छीनने वाला चीप साइड कैरेक्टर था? मैं लगभग चिल्ला पड़ता हूँ। दिल के अंदर डिसबिलीफ और एम्बैरेसमेंट दोनों एक साथ उमड़ने लगते हैं। इस वक्त मुझे समझ ही नहीं आता कि मुझे कैसा एक्सप्रेशन बनाना चाहिए। असल में मैं जानबूझकर तन्हाथियन से पिछले 6 सालों की सारी बातें डिटेल में पूछ रहा होता हूँ। एक तरफ मैं उसके मुंह से सच सुनना चाहता हूँ, लेकिन उससे भी ज्यादा क्यूरियोसिटी मुझे दानमाकू कमेंट्स की होती है, जिस पर कमेंट्स फिर से तैरने लगते हैं। ओरिजिनल हीरोइन सेटिंग ही लव एट फर्स्ट साइट वाली थी। चाइल्डहुड फ्रेंड आखिर व्हाइट मूनलाइट को कैसे हरा सकता है? तटोंग इस बार बुरी तरह हारी जरूर है, लेकिन अनफेयर बिल्कुल नहीं हुआ। अरे वीएन डीएन डीएन सबके साथ फेक थी, लेकिन मेल लीड से सच में प्यार करती थी। बकवास मत करो। वो ग्रीन टी बिच सबको लाइन देती फिरती थी। सब भूल गए क्या मेल लीड उसके लिए कितनी बार टूट चुका है? वीएन फैमिली की हेयरलेस होने के बावजूद उसके फैमिली में इलिजिमेट चिल्ड्रन भरे पड़े थे, इसलिए उसे पावर हासिल करने के लिए हर तरीका इस्तेमाल करना ही था। वीएन ग्रुप उसके लिए बस एक टूल था। मेल लीड के अलावा बाकी आदमी उसके लिए बस टाइम पास थे। टाइम पास तेरे बाप का। अगर इतना ही प्यार था तो फियांसे से एंगेजमेंट क्यों नहीं तोड़ी? और जब मेल लीड को इंटरनेट पर मिस्ट्रेस कहकर गालियां दी जा रही थीं, तब वो ग्रीन टी बिच गायब हो गई थी। यही है उसका प्यार? डेनमार्को में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है, और मैं तन्हाथियन की बातें सुनते सुनते धीरे धीरे पूरे 6 सालों की सच्चाई जोड़ने लगता हूँ। सारे पीसेस मिलकर मेरे दिमाग में एक कंप्लीट पिक्चर बनाना शुरू कर देते हैं। आखिरकार ये पूरा रिडिकुलस और टॉक्सिक ड्रामा
शुरू ही वीएनडीएम की एम्बिशन की वजह से हुआ था। वो फैमिली की सबसे ऊंची पोजीशन हासिल करना चाहती थी, लेकिन साथ ही मुझे भी छोड़ना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने दो नाव में पैर रखा। एक तरफ प्यार का नाटक करके मुझे अपने पास बांधे रखा और दूसरी तरफ फियांस के साथ एंगेजमेंट भी कायम रखी, ताकि दोनों तरफ से फायदा मिलता रहे। लेकिन जब सच बाहर आया तब पूरा ब्लेम मेरे सिर पर आ गिरा। और वो लड़की जो हर वक्त कस्में खाती थी कि वो मुझसे बेहद प्यार करती है, उसने एक बार भी मेरे लिए खड़े होने की हिम्मत नहीं दिखाई। धत्त तेरे की, मैं सिर पकड़कर बैठ जाता हूँ। ये तो पूरा क्लीशे डॉग ब्लड नॉवेल वाला प्लॉट निकला। मैं कितना भी सोचूं, मुझे यकीन ही नहीं होता कि मेरा पुराना वर्जन इतना बेवकूफ हो सकता था। मैं इतना स्मार्ट इंसान होकर भी किसी के पीछे ऐसे कैसे घूम सकता हूँ। आखिरकार ड्रिप की आखिरी बूंद भी खत्म हो जाती है। फिनाली, अब मैं इस दवाई की बदबू वाले हॉस्पिटल से निकल सकता हूँ। जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ, मेरी नजर सामने खड़ी शाइनी लग्जरी कार पर जाकर अटक जाती है। मेरी आंखें तुरंत चमक उठती हैं। वाह भाई, ये कार तो एकदम बीस्ट लग रही है। मैं खुद को रोक नहीं पाता और उंगलियां धीरे धीरे कार की बॉडी पर फेरने लगता हूँ। पूरे 280,000 युआन की है ये। फिर मैं अचानक पीछे मुड़कर अफसोस भरे टोन में बोल पड़ता हूँ, कसम से कल कजा, अगर उस साल मैं उस पगली वीएनडीएन के चक्कर में ना पड़ता तो आज तक मैं भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन चुका होता, ढेर सारा पैसा कमा चुका होता। फिर मैं अपनी मेहनत से सुपर कार खरीदता, लग्जरी विला लेता। इतना कहते कहते मैं हल्का सा गला साफ करता हूँ, ठुड्डी ऊपर उठाकर बिल्कुल एरोगेंट अंदाज में इमेजिनेशन में खो जाता हूँ और शायद कुछ हॉट लॉन्ग लेग्ड मॉडल्स को शुगर बेबी बनाकर रखता भी, जिस पर तान हाथियन की नजर तुरंत ठंडी पड़ जाती है। तुम जिसे चाहे रखो, उससे मुझे क्या? अरे मुझे तो बस लॉन्ग लेग्ड मॉडल्स पसंद हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? मेरी चमकती दमकती जवानी के पूरे 6 साल ऐसे ही लूट लिए गए। पूरे 6 साल, समझे तुम? मैंने तो आज तक किसी लड़की का हाथ तक ढंग से नहीं पकड़ा था, और पता नहीं कैसे बस एक नींद से उठा और आंख खुलते ही देखा कि मैं तुम्हारे साथ हस्बैंड वाइफ बनकर बंध चुका हूं। अब अगर मेरा मन मॉडल्स को शुगर बेबी बनाकर रखने का करे तो उसमें गलत क्या है? क्या ये इलीगल है? मुझे पसंद है, इसलिए मैं करूंगा। जिस पर थोड़ी देर पहले ड्रिप वाले कमरे में जो रेयर वार्म एटमॉस्फेयर बना हुआ था, वो इसी पल पूरी तरह धुएं की तरह उड़ जाता है। तन्हा थियन के बर्फ जैसे ठंडे चेहरे को देखकर मैं भी तुरंत पुराने दिनों वाला एटीट्यूड पकड़ लेता हूँ। वही बदतमीज मुंहफट अंदाज, दिमाग में जो आता है सीधे बोल देता हूँ। इतना बोलने के बाद मैं सीधे कार में घुसने लगता हूँ, लेकिन जानबूझकर उसे छेड़ने के लिए फ्रंट सीट छोड़कर पीछे वाला दरवाजा खोलता हूँ। फिर बड़े आराम से अंदर बैठकर फैल जाता हूँ, जैसे ताटोंग मेरी पर्सनल ड्राइवर हो। जिस पर तान हाथियन मुझे ऐसे देखती है जैसे अचानक पुराने दिनों वाला मैं वापस लौट आया हो। उसके होंठों पर अनजाने में हल्की सी स्माइल आ जाती है। फिर वो खुद पीछे का डोर खोलती है और मेरा कॉलर पकड़कर मुझे बाहर खींच लेती है। नीचे उतरिए यंग मास्टर। ये पहली बार होता है जब मैं तान हाथियन को इतना चाइल्डिश और सुल्किंग अंदाज में देखता हूँ, जिस पर मैं भी कूअनपरेट करते हुए खुद को उसकी पकड़ में छोड़ देता हूँ और वो मुझे फ्रंट पैसेंजर सीट में बैठा देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ड्राइवर समझने की? मेरे जैसे हैंडसम यंग मास्टर की ड्राइवर बनना भी तुम्हारे लिए ब्लेसिंग है। अंदर ही अंदर खुश हो रही होगी। जिस पर तानहा थियन और बहस नहीं करती, बस क्वाइटली कार स्टार्ट करती है। लग्जरी कार रात की सड़क चीरती हुई सीधे ता फैमिली विला की तरफ निकल जाती है। जैसे ही कार घर के बाहर रुकती है, मैं फिर से नाटक शुरू कर देता हूँ। सीट पर फैलकर स्टीयरिंग पकड़ लेता हूँ और नीचे उतरने से मना कर देता हूँ, जिस पर तन्हा थियन मजबूर होकर बच्चों जैसी टग ऑफ वॉर शुरू कर देती है। मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचते हुए अंदर ले जाती है। गेट पर खड़े सर्वेंट्स ये सब देखकर शॉक रह जाते हैं। उन्होंने कभी अपने मालिक और मालकिन को ऐसे प्यार भरे अंदाज में साथ नहीं देखा था। कुछ दिन पहले तक दोनों का रिश्ता आग और पानी जैसा था। एक दूसरे को देखते ही या तो कोल्ड वॉर शुरू हो जाती थी या जोरदार लड़ाई। लेकिन आज दोनों बिल्कुल बदल चुके लग रहे थे। एक लगातार शरारत कर रहा था और दूसरी उसे देखकर प्यार से मुस्कुरा रही थी, जिस पर सर्वेंट्स के मन में एक ही ख्याल आता है, शायद इतने सालों की जमी बर्फ आखिरकार पिघलने वाली है। ताना थियन बिना किसी झिझक के मेरा हाथ पकड़कर हॉलवे से होते हुए सीधे मास्टर बेडरूम तक ले जाती है। फिर मुझे सॉफ्टली बेड पर धक्का देकर बैठा देती है, लेकिन खुद उसके गाल अचानक लाल हो जाते हैं। उसकी ये अनएक्सपेक्टेड जेंटलनेस देखकर मैं कुछ सेकंड के लिए ब्लैंक हो जाता हूँ। फिर बिना सोचे बोल पड़ता हूँ, तुम काफी बदल गई हो। क्या तुम इनडायरेक्ट तरीके से मुझे बूढ़ी बोल रहे हो? भूलना मत, हम दोनों सेम एज के हैं। ऊपर से मैं तुमसे पूरा 1 हफ्ता बड़ा हूँ। तो मतलब तुम कहना चाहती हो कि मैं ओल्ड हो गया हूँ? मैंने ऐसा कब कहा? जिस पर तानहाथियन वार्डरोब की तरफ चली जाती है। उसके होंठों पर हल्की स्माइल बनी रहती है। पहले जाकर नहा लो, हम दोनों साथ में सोएंगे। मेरे दिमाग में तुरंत अजीब अजीब इमेजिनेशन दौड़ने लगती है, जिस पर मैं सस्पिशियस होकर पूछ बैठता हूँ, हाँ, और जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बांध भी दूंगी। क्या पता आधी रात को भाग जाओ। ये इलीगल डिटेंशन है, मैं पुलिस बुलाऊंगा। ठीक है, बुला लो, हम लीगली मैरिड हैं। मैं पुलिस को बोल दूंगी कि ये हस्बैंड वाइफ का प्राइवेट गेम है, देखना वो बीच में पड़ते हैं या नहीं। तन्हा थियन, तुम पूरी फीमेल हुलियन हो। जब मैं बाथरूम से निकलता हूँ
तब मैंने सिर्फ नाइट सूट पहन रखा होता है, जिस पर तन्हात थियन एक पल के लिए ऑकवर्ड हो जाती है, फिर तुरंत उठकर खुद बाथरूम में चली जाती है। उसी समय बाहर रखा फोन अचानक चमक उठता है। ताटोंग, बिडिंग प्रोजेक्ट का रिजल्ट आ गया, हम जीत गए, वीएन फैमिली खत्म हो गई। तन्हा थियन जल्दी जल्दी नहाकर बाहर निकलती है, लेकिन जैसे ही वो बेडरूम में आती है उसका दिल अचानक डूब जाता है, क्योंकि कमरे में मैं कहीं दिखाई नहीं देता। उसका चेहरा तुरंत सफेद पड़ जाता है, जैसे किसी ने उसे बर्फीले कुएं में धक्का दे दिया हो। वो फिर से गायब हो गया। उसका शरीर हल्का कांपने लगता है, कोई जवाब नहीं आता। एक बुरी फीलिंग उसे अंदर से डुबाने लगती है। क्यूथान, जल्दी जाओ और उसे ढूंढ कर लाओ, अभी।